बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सवाल है। देखो ये तो क्लियर है, ये 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये जो है ना, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट ऐसा बन गया कि 10 और 10 पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 और ये 2 रहेगा। सो अब आपको पता है EMF इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो करंट आ जाएगा EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट इज 2/7। सही है। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो आप कहोगे I इंटू R और वो आ जाएगा 2/7 इंटू 5। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, दिस विल कम आउट 8/7 वोल्ट। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दो सेल्स है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो देखो दो सेल है हमारे पास, R1 इक्वल टू 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। सॉरी, ये दिस इज EMF E1 E2। ये दूसरा सेल है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम और इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया another resistance of 10 volt plus 10 ohm. This is external resistance R. So find current in the circuit. हम शायद से ये भी निकाल सकते हैं। Also find equivalent EMF and internal resistance of combination. So देखो ये दोनों सेल कैसे कनेक्ट किए हैं। तो आप कहोगे the cells are connected in parallel. और अगर सेल पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट EMF आता है E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2। क्या ये वैल्यूज है क्या? E1 10, R2 1 प्लस E2 की वैल्यू 5, R1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 2 plus 1 3। तो देखो 5 2s are 10, 10 into 1 10, so 10 plus 10 20 by 3। so EMF आ गया 20 by 3। R इक्विवेलेंट आ जाएगा, पैरेलल में है ना, so 1
दो पैरेलल में है तो जैसे इक्विवेलेंट आता है वैसे यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 2/3। फिर हम करंट लिख सकते हैं, करंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन जस्ट एक सेकंड, तो देखो हम पूछे थे 10 and this is 2, 5 और ये 1, और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया था एक रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया था हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 से कितना 20/3, और R इक्विवेलेंट आया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से 2/3, और हम करंट के लिए लिख रहे थे इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, so this is 20/3 अपॉन 10 प्लस 2/3, तो 10 प्लस 2/3 अगर करते हैं तो क्या 32/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 5/8 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्वेश्चन करते हैं। फाइन, इक्विवेलेंट ईएमएफ and equivalent resistance of battery which will replace given combination। तो देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, so ये 6 वोल्ट का है, this is of 1 ohm, this is again 10 volt and 2 ohm, this is 4 volt and 2 ohm। so देखो पहले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा।
इसको मान लेते हैं E1, इसे E2 कहेंगे, इसे R1 कहेंगे, इसे R2 कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा रहेगा E3 एंड दिस इज R3। सो इक्विवेलेंट ऑफ, लगे तो लिख लेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. So this is 10 into 2 plus 4 into 2 upon 4. 28 upon 4, this is 7 volt. ठीक है, ये आ गया 7 volt. R कितना आ जाएगा यहाँ पर? R1 R2 upon R1 plus R2, तो ये आ जाएगा 1 ohm. ठीक है, सो ये इक्विवेलेंटली बन गया ओके। यहाँ पर कुछ गड़बड़ की क्या सर? एक गड़बड़ हो गई ना, कौन सी गड़बड़ हो गई? कौन बता सकता है क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर? देखो, इनकी पोलैरिटी सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो, वी शुड टेक दिस 4 एज नेगेटिव। ठीक है, सो ये आना चाहिए -4 into 2, 20 minus 8, 12, 12 by 4, 3 वोल्ट। अब देखो, 4 को माइनस लिया है मतलब इसके पोलैरिटी जैसे पॉजिटिव आया, मतलब E1 की जैसी पोलैरिटी है वैसा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो अब ये 6 वोल्ट है मेरा, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो हाँ, थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो इसी प्रकार की गड़बड़ कर सकते हैं अपन। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अब जो ये कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव किसका लिया है? 10 वोल्ट का। सो इस प्रकार से ये रहेगा, इधर निगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, एंड ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम, दिस इज 3 वोल्ट, ये 6 वोल्ट का इंटरनल 1। इज इट क्लियर? यस सर। और अब देखो, अब ये भले ही सीरीज में है पर दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं है, सो ये असिस्ट नहीं करने वाले हैं, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। सो फाइनली इक्विवेलेंट आप लिखने वाले हो 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट इक्वल टू 3 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट लिखोगे। अब ये तो सीरीज में है नॉर्मल, ठीक है क्या? ये पोलैरिटी वाला पार्ट समझने के लिए ही ये क्वेश्चन है। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जैसे कि वैसे ही है, पोलैरिटी अपोजिट की है तो एक को आपने निगेटिव कंसीडर किया। ठीक है, और फिर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव कंसीडर की है उसके जैसा ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, और एक सेल का सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड करंट इन द सर्किट।
चलो आसान है ये। तुम देखो ये दोनों भी एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड। तो फिर यहाँ पर आप आराम से कहोगे इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा आपका E1 प्लस E2 दैट इज 14 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज में होने के कारण R1 प्लस R2 दैट इज 2 ओहम और कैपिटल R है 2 ओहम। तो करंट आ जाएगा ईएमएफ अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा r 14 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 7/2। क्या सही है? Yes, sir. ओके। तो देखो अब और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सोच कर करो। वन 2 3 6 और ये है 4। टू वोल्ट 2 वोल्ट एंड दिस इज 1 ओम। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना जरा ठीक से देखकर सॉल्व करना होता है। क्या मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं? इसे अगर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं देखो दिस अरेंजमेंट इज लाइक दिस। क्या सही है? और अब आपको ध्यान में आएगा अगर मैं इसे R1 कह रहा हूँ, ये मेरा R2 है, ये R3 है और ये अगर R4 है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन आ गई। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन है तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, ये 4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है? एंड इफ दैट इज द केस 3 और 1 4, ये 3 और ये 1 ये सीरीज में हो जाएंगे
2 और ये 6 ये सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सेल सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा इस प्रकार से। ये दोनों सीरीज में है तो इसका इसके लिए अपन लिखेंगे 4 वोल्ट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। सो ये इक्विवेलेंट बन जाएगा 8 और 4 अगर पैरेलल में है तो 8 4 7 32/12 8/3 और आप कहोगे नाउ द करंट विल बी ईएमएफ व्हिच इज 4 वोल्ट कैपिटल R प्लस छोटा r, दिस इज 4 वोल्ट अपॉन 8/3 प्लस 1 इज 11/3, सो ये हो गया 12/11 एम्पियर। सही है क्या? बढ़िया। नेटवर्क इशू था। ठीक है, देखो क्या कहा हमने, हमने कहा कि ये 4 ओम जो है ना, इस सर्किट को ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ये R1 1 ओम का है, ये R2 2 ओम का है, देखो ये दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। फिर ये 3 ओम और 6 ओम भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, 3 और 6। अब ये 3 ऊपर 4 से कनेक्टेड है और लेफ्ट में 1 से कनेक्टेड है, 3 4 से और 1 से कनेक्टेड है, और 4 का नीचे वाला पार्ट 2 और 6 से कनेक्टेड है, 4 का नीचे वाला पार्ट 2 और 6 से कनेक्टेड है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन है। सो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, 4 ओहम की ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि वहां पर करंट नहीं जाने वाला। अगर ऐसा है तो 1 and 3 आर इन सीरीज, ये 4 ओहम हो गया, 2 and 6 आर इन सीरीज, ये 8 ओहम हो गया। हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे हुए। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, देखो बढ़िया सवाल है। क्या कहा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जाएगा 3 एम्पियर का, 3I, नॉट 3 एम्पियर, 3I। अब यहाँ से देखो, ये सामने वाला जो पार्ट है ना, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ये तीनों भी रेजिस्टेंसेस इक्वल है और इसके आगे का पार्ट भी सिमेट्रिकल है। जैसे इस पॉइंट के आगे भी 2 रेजिस्टेंसेस आ रहे, तो यहाँ से जो करंट जाएगा इसके आगे भी 2 रेजिस्टेंसेस है, वैसे यहाँ से जाएगा तो इसके आगे भी 2 रेजिस्टेंसेस है। तो हमारा कहना है ये सिमेट्रिक नेटवर्क है, और ये सिमेट्रिक होने के कारण क्या होने वाला है, ये करंट इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आप इसे सिंपली सीरीज पैरेलल के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो सिमेट्री होने के कारण क्या होगा, जैसे हमने कहा कि यहाँ से 3I करंट आया तो ये 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तो देखो हमारी ये ब्रांच कवर हो गई। ठीक है, अब देखो जहां तक करंट पहुंचा इसके आगे बिल्कुल सिमेट्रिकल ब्रांचेस है, 1 और ओम की 2, तो यहाँ इसके आगे करंट फिर से इक्वल पार्ट में ब्रेक होगा। अब हम जो देख रहे हैं, ये करंट आधे आधे पार्ट में ब्रेक हो गया,
ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पर ये I/2 और ये I/2 आकर साथ में आ गए, यहाँ का करंट रहा I। सिमिलरली इस बी पॉइंट पर भी ये नीचे वाला I/2 और ये I/2 आ गया, इसके आगे करंट रहेगा I। और सिमिलरली ये वाला I/2 और ये वाला I/2 आएगा और इसके आगे यहाँ पर करंट रहेगा I। यहाँ से I साथ में आया, यहाँ से I आया और यहाँ से I आया, सो 3I, फिर से 3I करंट वापस चला गया। क्या सही है? ओम्स लॉ लगाते हैं तो हम आराम सॉरी सो सिमेट्री को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आप आराम से इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहाँ पर हर ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। अब सवाल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखो एक बार ये करंट निकल गया हर ब्रांच का। सो अब देखो, अब हम एक लूप कंसीडर करते हैं। कौन सा लूप कंसीडर करेंगे? तो ए से शुरू होने वाला, ए, बी, बी से सी से सी डैश, उसके बाद ये ई और ई से लेकर ए तक वापस, ये वाला लूप कंसीडर किया है। सो देखो अगर ऐसा है तो वी कैन राइट करंट के डायरेक्शन में निगेटिव कितना करंट है? आई, रेजिस्टेंस 1 इसलिए माइनस आई लिखा। फिर अभी करंट के डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव करंट है I/2, रेजिस्टेंस है 1। अगेन करंट के डायरेक्शन में माइनस आई, रेजिस्टेंस है 1। और फिर आ गए, नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर टू हायर, सो +10 इक्वल टू 0। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो ये आ गया -i, -i, -2i, -2i, -i/2 is 5i/2 इक्वल टू 10। ये तीनों निगेटिव राइट में चले गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो आई की वैल्यू आ जाएगी 20/5, दैट इज 4 एम्पियर। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखो 4 एम्पियर करंट है और ये है ईएमएफ 10 वोल्ट का। सो क्या हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? सो ये ऐसा हो जाएगा, ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ तो आर है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज 3I और ईएमएफ हमें दिया है कितना है सर? 10 वोल्ट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आर इक्विवेलेंट विल बी ईएमएफ अपॉन करंट। कितना है वो? 10/3I, दैट इज 10/12। क्या सही है? दैट इज 5/6। ठीक है। सो आंसर आ जाएगा कि आर इक्विवेलेंट विल बी 5/6 ओम। क्या सही है? सो इस प्रकार से अगर आप किरचॉफ्स का लॉ यूज करते हो एंड सिमेट्री को यूज करते हो तो दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हो।
चलो जाए आगे। तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In a meter bridge experiment, the null point is found out. At 33.7 centimeter from A. If resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeter. Find R and S. So देखो एक बार क्वेश्चन को बढ़िया पढ़ो। क्या कहा है? मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, ये पहला आर है, अब ये एस है। ठीक है, शुरुआत में नल पॉइंट कहां पर है? 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, तो देखो आप लिख सकते हो आर बाय एस, ये वायर का रेजिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो अभी लेंथ कितनी है? 33.7 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 33.7, so that is 33.7 अपॉन 66.3। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या किया। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm is connected in parallel with S, S के साथ आप एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो, कितना? 12 ohm का। तो देखो अब ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? अब ऐसा हो जाएगा R अपॉन, इसका इक्विवेलेंट आपको पता है 12 इंटू एस डिवाइडेड बाय 12 प्लस एस। Then the null point occurs at 51.9 divided by 48.1, 100 minus 51.9। हाँ सर, अब सही है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सही है क्या? सर ये अपन ने मल्टीप्लिकेशन और कौन सा एडिशन वाला की पार्ट? आर 12 इंटू एस 12 प्लस अरे ये तो यार 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आता है ये? 1 बाय एस प्लस 1 बाय 12। तो इसे आप ऐसा ही सॉल्व करते हो। एलसीएम ले लिया 12s
यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया, इसे इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट। सो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 12s/12 प्लस एस। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहे थे। जब दो पैरेलल में होते हैं तो ये आता है r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, अब ये 8वीं 9वीं के छोटे बच्चे ऐसे करेंगे, आप लोगों ने ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब देखो, बस अब इसको ही सॉल्व करना है। आइदर यू कैन पुट वैल्यू ऑफ r हियर, सो r की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये देखो 33.7 इंटू s डिवाइडेड बाय 66.3। मैंने r की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 12s अपॉन 12 प्लस s s कैंसल इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। ठीक है, सो दिस इज 12 प्लस s इक्वल टू, ये ऊपर चले गए 51.9 अपॉन 48.1 इंटू 66.3। अब इसे अगर ठीक से सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 13.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। सो s की वैल्यू आ जाएगी 13.5। और s की वैल्यू आ गई तो s की वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। r लगभग s के आधा है। ठीक है, r लगभग s के आधा है तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। दोनों भी ओम्स में रहेंगी। क्या सही है क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ये इसको पैरेलल में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया तो ऐसा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 33.7 चाहिए ना, ये 33.7 जैसे कि वैसे यहाँ रहने वाले। चलो जाए आगे। Yes, sir. ओके,